चलिए, मैं क्या बात बोल रहा था, एक बार मुझे रिमाइंड कराना, मैं फिर भूल गया। अमेजन वाला कंप्लीट हो गया। सर, यहाँ सर वो आपने बताया कि 17% ऑक्सीजन वहीं से आ रहा है इन स्पाइट ऑफ डार्कनेस। तो बैलेंस करके चलना है बैलेंस, तीन हाँ। 7 नंबर। 7 नंबर मतलब अगर आप मतलब देखिए, उसका मतलब ये है नॉर्मली कि प्रकृति का संतुलन बनाने में 7 नंबर की राशि मदद करती है। तो आपके जीवन को भी संतुलित रखने में 7 नंबर की राशि ही मदद करेगी, या सातवां भाव ही मदद करेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 7 नंबर की जो राशि है वो ट्रांसफॉर्मेशन की भी राशि है। पर वो ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति का एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह का होता है, और वो व्यक्ति के ही हाथ में है। 8वें घर से आने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वहां कोई फ्री विल नहीं है। 7वें घर से जो आने वाला या 7वीं राशि से जो आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो व्यक्ति के हाथ में होता है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि शादी के पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन, अगर आप उन दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। शादी के पहले चाहे जितने रिश्ते रहे हों, गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन शादी होने के बाद भी अगर आप उसके साथ ताल्लुकात रखेंगे तो आपका अपना ही मैरिटल जो हैप्पीनेस है वो खराब होगा। तो शादी के बाद चीजें काफी हद तक बदल जाएंगी और शादी से पहले चीजें काफी हद तक डिफरेंट होती हैं। तो इसीलिए 7वां घर भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। 8वें घर से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये पक्का बात ध्यान रखिएगा। तो 8 नंबर की राशि ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेकर आती है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेकर आता है, लेकिन इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 7वां घर या 7वीं राशि, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके कंट्रोल में है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए 7 नंबर की राशि इमोशनल इंस्टेबिलिटी को भी बताती है, ये भी पक्का ध्यान रखिएगा। ये मेरा अपना रिसर्च है कि 7 नंबर की राशि जहां पर होगी वहां पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आएगा। अब उसका रीजन है, रीजन ये है कि देखिए, आपने ये तराजू कहां कहां देखा है? एक तो आपने बता दिया कि जहां पर सामान तोल रहे हैं, बाजार है, वहां पर देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है तराजू? कोर्ट। कोर्ट में। तो बताइए, जो व्यक्ति कोर्ट में जाता है क्या वो स्टेबल होता है? नहीं। नहीं। इसीलिए 7 नंबर की राशि इमोशनल इंस्टेबिलिटी को भी बताती है, ये भी जरूर देखकर चलिएगा। और यही राशि आपको ये भी बता रही है कि अगर आप इसको नॉर्मली बैलेंस कर लो फ्री विल के साथ में, तो ज्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, ये भी ये चीज बता रही है। लिटिगेशंस नहीं आएंगे, कोर्ट केसेस नहीं आएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि आपको क्या करना है, तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर ही रखना है। अब ये तराजू के दोनों पलड़े कौन से हैं? मैंने जैसे अभी बताया कि शादी के पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन, दोनों को आप ही बैलेंस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक सोच, इसको भी आप ही बैलेंस करेंगे। पत्नी के साथ में आप किस तरह से रहना चाहते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा गिनना चाहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स को ज्यादा गिनना चाहते हैं, ये भी आप ही देखेंगे। अपने हस्बैंड को भी उनके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के अकॉर्डिंगली जीवन में आपको कैसे ढालना है, ये भी आप ही को देखना है। तो सब चीजें आपके हाथ में हैं। अगर आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करेंगे तो सब कुछ सही, अदरवाइज फिर सब कुछ गलत। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था अमेजन फॉरेस्ट का, अगर वो आज की डेट में काट दिया जाए तो पता नहीं कितने जीव जंतु मर जाएंगे, जो आपके इस फूड हैबिटेट्स को मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं, फूड वेब्स को, फूड चेन्स को मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने में मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारा इफेक्ट बट आ जाएगा अगर वहां पर दिक्कत आई। तो प्रकृति को बैलेंस करना आपके ही हाथ में है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 7 नंबर की राशि जहां जहां पर आएगी, वो आपको बैलेंस करने का जो फ्री विल है वो आपके पास है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी अपना मतलब गलती है, और किसी की गलती नहीं मानी जाएगी।
क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, आठवें घर का ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन सेवंथ हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है। अब देखिएगा, इसी हिसाब से, ये ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं, इसी हिसाब से सातवें से सातवां भी आप ही है। ये देखिए, सेवंथ हाउस से फर्स्ट हाउस भी सेवंथ हाउस ही आता है। इसका मतलब अपने आप को बैलेंस भी आप ही करेंगे। ये भी किसी के हाथ में नहीं है कि आप ये सोचें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है मुझे फोर्स करेगा कि मैं चेंज हो जाऊं। नहीं, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंगली बन जाओ। यू हैव द फ्री विल। इसलिए बहुत सारे लोग जब मुझे ये पूछते हैं कि सर मारक हाउसेस का मीनिंग क्या है, तो मारक हाउसेस का मीनिंग सिंपल ये है कि अपने डिजायर्स को त्याग पत्र दे दीजिए। अब दूसरे व्यक्ति के हिसाब से भी कुछ चीजों में चलना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपको जीवन में फिर परेशानियां महसूस होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मैंने ये क्या कहने की कोशिश की, ये मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं काम त्रिकोण से, क्योंकि काम त्रिकोण के ऊपर सबसे ज्यादा कम काम हुआ है कलयुग में, मुझे ऐसा लगता है। और इसको समझ पाना थोड़ा सा बहुत टीडियस है कि टू और सेवन हाउसेज नॉर्मली अगर देखें तो अच्छे हाउसेज हैं, लेकिन उसके बावजूद मारक हाउसेज कह दिए गए। क्यों कह दिए गए, इसके ऊपर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने 7 नंबर की राशि को लस्ट की राशि बताया है। अब लस्ट को यहां पर हमने बोला थर्स्ट। यहां पर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि एथिकल है या अनएथिकल है, उसको चीज चाहिए तो मतलब चाहिए किसी भी तरीके से। अब जैसे देख लीजिएगा, 7 नंबर की राशि सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बताती है। एक ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जो चीज बात बोलने वाला हूं सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बताती है। अब पुराने समय के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ इसी तक ही सीमित हुआ करती थी कि बच्चे उत्पन्न करने हैं। बच्चे उत्पन्न करने के बाद में व्यक्ति जो है वो अनदर लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, वट एवर, वानप्रस्थाश्रम बोल दीजिए, उसी के हिसाब से जीवन में बिहेव करता था। तो उसने पिछला लाइफ को त्याग दिया एक तरह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मैंने यहां पर क्या कहने की कोशिश किया। मारक का मतलब यहां पर सिर्फ ये है कि छोड़ दो। एक बार जो तुमने काम कर दिया उसको छोड़ो, बार बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करो उसको। और वो आपकी चॉइस है फिर से, आप वो करना चाहते हैं नहीं करना। अदरवाइज व्यक्ति क्या करेगा, उसी सेक्सुअलिटी में बार बार इन्वॉल्व होता रहेगा, और वो दूसरी लाइफ का जो दूसरी साइड का चार्म है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का चार्म, वो उसको नहीं ले पाएगा। क्या मेरी ये बात समझ आई या नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट है कि सातवें घर को या सातवीं राशि को मारक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर चीजों को छोड़ना है। धीरे धीरे कर कर छोड़ देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप छोड़ नहीं पाए खुद से, तो चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी। ठीक है, ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आरती मैम, समझ आया ये मैंने क्या बोलने की कोशिश किया? अशोक सर? ये यस सर। हाँ, तो ये भी चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसमें, नॉर्मली देखिए जब कोई तराजू को उठाता है, तो तराजू उठाने पे आपने देखा होगा कभी बैलेंस बनता है? एक चीज बताइए पहले, नॉर्मली खाली तराजू अगर कोई उठाएगा तो क्या बैलेंस बनते हुए देखा आपने कभी? सर उठाते उठाते हैं तब तो नहीं होता है, फिर थोड़ी देर हाँ। जब उसको रखते हैं तो बैलेंस आ जाता है। अब सातवें नंबर की राशि का एलिमेंट क्या था? सातवीं राशि का एलिमेंट, एरी। हाँ एरी होगा ना। अब देखो सिंपल सी हम्म, मीनिंग है, तराजू आपने पकड़ा, अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो क्या वो तराजू बैलेंस रहेगा? नहीं। तो इसका मतलब जीवन में सबसे ज्यादा भूचाल कब आता है? 7 नंबर की राशि से ही। हाँ, इसीलिए सातवां घर भूचाल का घर है। अगर आपसे नहीं बैलेंस हुआ तो जीवन भर ही आप इम्बैलेंस हो जाएंगे। इसीलिए शादीशुदा जीवन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। अब देखिए 7 नंबर की राशि इन घरों में कहीं पर भी घुमा लीजिए आप, 1 से 12 में, उस जगह पर आपको बैलेंस लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज भूचाल वहीं पर आएगा फिर, सबसे बड़ा भूचाल वही आना है।
सबसे ज्यादा अंधेरा भी वही है, सबसे ज्यादा भूचाल भी वहीं आने वाला है, सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी भी फिर आपको वहीं पर फील होगी। ये बहुत बड़े कारक तत्व मैं आपको बता रहा हूं। और व्यक्ति क्योंकि उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उन घरों के कारक तत्व फिर उसकी जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो कैसे आएंगे वो कारक तत्व, वो कभी नहीं आएंगे। जैसे लेट सपोज यही 7 नंबर की राशि तीसरे घर में आ गई, एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं बस मैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर का जो हाउस है वो हमारा पराक्रम है, 3 नंबर का हाउस हमारा पराक्रम है, और 7 नंबर की राशि वहां पर गई। अब आप ये बोलो कि आपका जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो क्या आपका पराक्रम किसी लोगों को दिखेगा बाहर? यस और नो? क्या आप पराक्रमी होंगे? क्या आप अपने डिजायर्स को फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि भूचाल कहां आया है? 7वें घर में। दिख कहां रहा है? तीसरे घर में। नहीं समझ आया? तो फिर मैं इसको बताता हूं मैंने कैसे बोला। ये 7 नंबर की राशि लेट सपोज यहां तीसरे घर में आती, तो अंधेरा कहां है? भूचाल कहां आ रहा है? अशोक सर कहां आ रहा है? सर ये काल पुरुष की 7वीं राशि तीसरे घर में चली में गई। आ रहा है, तीसरे घर में आ रहा है। तीसरे घर में आया, तो भूचाल तो तीसरे घर में यस सर। महसूस हो रहा है। यस सर। लेकिन क्यों महसूस हो रहा है? ये भी तो हो सकता है उस व्यक्ति की जो 7वां घर है वही खराब है, यस सर। और उसकी वजह से तीसरे घर में महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिप्स है। देखिए, कारक तत्व आपको ऐड करने आने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर अभी सारे ऐड करने हैं, क्योंकि मैं 3 7 11 पे ज्यादा फोकस हूँ। मैं ना 4 8 12 पे बात करता हूँ ज्यादा, ना 1 5 9 पे बात करता हूँ, ना 4 8 12 पे ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि उनके कारक तत्व जिंदगी में फिक्स्ड हैं, उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। जिसमें चेंज लाया जा सकता है, आपकी फ्री विल जहां पर हो सकती है, वो 3 7 11 ही है। और यही व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आप यहां पर फ्री विल का यूज करो सबसे ज्यादा, और इसीलिए उसके जीवन के मतलब आपने, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 7 नंबर की राशि मारक है, तो इसका मतलब मतलब बिफोर मैरिज वट एवर उसका वे ऑफ लाइफ था, अभी वो ही विल हैव टू एडजस्ट टू द पार्टनर वे ऑफ लाइफ, एवरी टाइम, है ना? एवरी टाइम एवरी वट टाइम। एवर दी पार्टनर खराब है सही है कैसा भी है, हाँ। हाँ। आपको उसके साथ मैनेज करना आना चाहिए। यस। हाँ। मैनेज कर लिया तो आपका पराक्रम फिर बाहर दिखेगा, है हाँ तो नहीं? देखो, क्योंकि वो 7 7 नंबर की राशि कौन से घर में गई ना, तीसरे में ना, इसलिए वो पराक्रम अच्छे से दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आप इसको और भी सेंसेस में इसको कोट कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन दूसरी चीज देखिएगा, क्योंकि 7वां घर तो लस्ट का भी है, आपकी सबसे ज्यादा जो खराब तरह की इच्छाएं हैं जिसको हम कॉमनली बोलें, वो भी 7वें घर से ही रिलेटेड है। जैसे एक कॉमन काल, सॉरी लेट्स बोलेंगे इसको, देश काल पात्र के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब प्यूबर्टल स्पर्ट आया, आप सारे मुझसे बड़े हैं, तो मुझे लगता है इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और मैंने भी अपनी लाइफ में इसको रिलेट कर कर देखा है, औरों को भी रिलेट कर कर देखता हूं, तो आप इसको बहुत कॉमनली समझ पाएंगे। सेक्सुअलिटी का डिजायर जो है, क्या वो प्यार से आता है कि वो हमारी एक खराब इच्छा से आता है? ये दोनों में ना विरोधाभास है। मेरा मानना है कुछ चीजें जब हमारा देश काल पात्र हम लगाएंगे, तो 12 वर्ष से लेकर जो हमारी 24 वर्ष की उम्र होती है, हम हम अपने कंट्रोल में नहीं है। योर हॉर्मोन्स आर बेसिकली कंट्रोलिंग अस। हमारे बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी भी तरह के, वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं उस समय, और हमें उस समय वही समझ नहीं आ पाता है कि इनको किस तरह से कंट्रोल करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए 7th हाउस की जो एक्टिविटी है वो अनएथिकल टाइप ऑफ एक्टिविटी हो जाती है। एथिकल टाइप ऑफ एक्टिविटी नहीं है वो, अनएथिकल टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है व्यक्ति, चाहे मेल है चाहे फीमेल है।
आप देख लीजिए, आप किसी भी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बहुत कॉमनली इनफैचुएशन होता है। और वो इनफैचुएशन कब सेक्सुअलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, कहां पर वो दोनों के बीच में समागम हो जाता है, वो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर फ्री विल तो जरूर है, लेकिन अभी क्योंकि देशकाल पात्र हमने जब लगाया तो हमें यह समझ आया कि सेक्सुअल हार्मोन जो है उसने बच्चे को ओवररूल कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह कहा था कि 7 नंबर की राशि आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी देने वाली राशि है, और आपको कोशिश करनी है कि इमोशनल स्टेबिलिटी आए। इसीलिए ज्यादातर जो, जिसको कॉमन भाषा में आज की डेट में बोला जाता है कि ऐसे संबंध जो शादी से पहले नहीं बनने चाहिए, वो कॉमनली आपको इस एज में देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात की मैंने क्या कहा? हाँ सर, अगर 7 नंबर की राशि जहां भी आएगी उसके कारक तत्व जो है, अगर वो बैडली प्लेस्ड होगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, मैं 7th हाउस पढ़ा रहा हूं ना और वाइफ ने मुझे कॉल किया है और उनका एक बार मैंने कॉल काट दिया, फिर मैंने दूसरी बार भी काट दिया, फिर वो तीसरी बार मुझे कॉल किया। अब सोचिए मैं नहीं उठाऊं वो कॉल तो क्या होगा आरती मैम? सर बैलेंस बिगड़ जाएगा मेरा। है? नहीं नहीं, सबसे पहले तो मेंटल इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस बिगड़ आ रहा है जाएगा। ना। हाँ तो वही कह रहे अगर, ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा थोड़ा। हाँ, प्रकृति का संतुलन चला जाएगा, तो वो संतुलन बनाने के लिए तीसरी कॉल उठा ली मैंने। क्योंकि सर आपको वैसे, मैंने पहले कहा कि ये चीज बैलेंस करना आपके हाथ में है। हम्म, हाँ, अगर आप वो बैलेंस करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो नहीं। अब इसमें देखिए क्या होता है बहुत कॉमनली ना, अ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज, पिछले जो पिछले वाला वीडियो जो था वो अब बंद हो गया, उसमें मैंने कहा आज ही कि आपने सबने पढ़ा कि सूर्य उच्च का कहाँ होता है, मेष राशि में। सबने पढ़ा है ना। और 7 नंबर की राशि के अंदर सूर्य नीच का होता है। मैंने अमेजन फॉरेस्ट का आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि सूर्य की किरणें अंदर नहीं जा रही हैं, वहां अंधेरा है। इसीलिए सूर्य प्रबलता से काम नहीं कर रहा 7वें घर में, क्योंकि वहां पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी समझ रहे हो? कि सूर्य जो है, जिस तरह के कारक तत्व सूर्य के हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि अंधेरा है।
और अंधेरे में देखिए लाइट की एंट्री भी नहीं हो रही है उस अमेज़न फॉरेस्ट में। इतने ज्यादा बेसिकली आप सोचिएगा डेंसिटी है, फॉरेस्ट की इतनी डेंसिटी है कि बाहर से सनलाइट ही एंटर नहीं हो रही। इसीलिए सातवें घर के अंदर सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे सातवीं राशि हो, चाहे सातवें घर के अंदर सूर्य की मौजूदगी हो, दोनों को अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि बाजार में जाइए, लॉर्ड साहब बाजार में जाइए तो सूर्य का कारक तत्व है मैं राजा हूं। अब बाजार लगा है, अब बाजार में कॉमनली आपने देखा होगा कि राजा अगर वेशभूषा बदल के चला जाए तो राजा को कोई राजा मानेगा? यस और नो? राजा को कोई राजा मानते? बहुत सारे आपने सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी। तो सूर्य की नीचता हमें यस। क्या बता रही है एक तरह से, कि सूर्य ने वेशभूषा बदल ली है। वो ऐसे बाजार के अंदर एंटर हो गया है कि वहां पर उसके कारक तत्व किसी को दिखेंगे ही नहीं। जब दिखेंगे ही नहीं तो राजा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। राजा को तो ऑर्डर देने की आदत है। अब राजा ऑर्डर ही नहीं दे पा रहे, अपनी पत्नी को ऑर्डर दे के दिखाया जा रहा है यहां पर। अब पत्नी ऑर्डर नहीं करेगी फॉलो, तो क्या आएगी फिर? इनस्टेबिलिटी। इसीलिए सूर्य को सातवें घर के अंदर मैरिज में नुकसानदेह बताया गया। आप लॉजिक समझ रहे हैं कैसे मैंने लॉजिक रिलेट किया है अभी? रट्टा नहीं मार रहे हैं हम लॉजिक रिलेट कर रहे हैं। दिव्य जी समझ आया मैंने कैसे रिलेट किया? आरती मैम समझ आया मैंने कैसे रिलेट किया? यस सर। अभी कभी नहीं भूलेंगे ना कि सात में सूर्य क्यों खराब होता है? नहीं सर, कभी नहीं हाँ। भूलेंगे, हमारी तो कुंडली में सातवीं राशि में ही है सूर्य। वाह वेरी गुड। तो आपने संतुलन बना रखा होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो फिर झगड़े 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 नहीं और क्या करना सर, एक्चुअली वही पूछने वाले थे, संतुलन बनाना कैसे है। मतलब जहाँ है? पे जिस हाउस में है वो कारक तत्वों से संतुलन बनाना है ना। बनाना है, हाँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 नंबर की राशि बैलेंस मेंटेन करने के बारे में बताती है, ये नहीं बोल रही है कि बैलेंस है। इसीलिए मैंने आपको हम्म। क्या बोला, वो तराजू एक साइड को ही झुका रहेगा हमेशा, वो तो सर प्रॉपर। हमेशा मतलब अब इसमें हमें एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जैसे अगर ये थर्ड हाउस में है 7 नंबर की राशि, तो मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच का ही संतुलन खराब होगा, या फिर सेवेंथ जो है सिबलिंग्स का है तो सिबलिंग्स के साथ में संतुलन खराब होगा वो, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ मुझे। पहली बात तो एक है कि मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि चाहे 7 नंबर की राशि ले लीजिए, चाहे सातवां घर ले लीजिए, वो एक ही चीज है। अब इसको ऐसे ओके। समझो, किसी का मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, एक कॉमन एग्जांपल बता हम्म। रहा हूं, या उसका बिजनेस खराब चल रहा है, तो बिजनेस खराबी जो है वो उसके तीसरे घर को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि ओके। 7 नंबर की राशि कहां पर गई है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। तो उसका मूलभूत कारण क्या है कि वो अपने कजन्स के साथ, सॉरी कजन या छोटे भाई बहनों के साथ में अच्छे से नहीं रह पा रहा है? मूलभूत कारण तो ये मिला कि उसकी अपनी ही मैरिड लाइफ खराब है। हम्म। इसलिए दूसरों क्योंकि अब ये इमोशनली इंस्टेबल हो गया ना आदमी, उसको सिर्फ हम्म। अंधेरा ही दिख रहा है हर जगह पे। कोई उसको अगर अच्छी बात बताने की कोशिश भी करेगा तो वो सुनेगा क्या? आप देख लीजिए किसी के मैरिज में डिस्प्यूट्स चल रहे हो और उसके सातवें घर की राशि जिस घर में मौजूद हो, देख लेना आपकी वहां पर कभी बैलेंस नहीं आता है। और मैं आपको ये अपने लाइफ के 9 साल दिए हैं मैंने इस चीज के लिए। 9 साल 7 नंबर की राशि के लिए 9 साल दिए हैं मैंने, तो मैंने ये चीज निकाला है कि और सर वहीं पे ये है। शुक्र भी हो तो। वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ओके। यही देखना है
कि फ्री विल है आपके पास में 7 नंबर की राशि या 7वें घर को बैलेंस करने की। अगर आप बैलेंस नहीं किए तो वो मारक हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम्स का घर हो गया आपके लिए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का घर हो गया, अनसेटिस्फेक्शन का घर हो गया। फिर ये है कि ये शादी तुक्की से चल रही है, अगर चल भी रही है तो तो तुक्के से चल रही है, क्योंकि 7वां घर गैम्बलिंग भी है। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज बताया था, क्योंकि हाँ ये शादी तुक्का है ना। गैम्बल है बहुत बड़ा। गैम्बलिंग है, वो सबसे बड़ी गैम्बलिंग है, जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल तो हमने ये लिया है कि शादी किससे हो रही है आपकी। यस। और सर ऐसा गैम्बल है शायद ही कोई जीतता होगा इसमें। तो सर अब जैसे थर्ड हाउस में है 7 नंबर की राशि, तो थर्ड हाउस के एक्टिविटी करके उससे बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसका जो मैरिड लाइफ में जो इम्बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। सर मेरे को मेरे साथ ने परेशान कर रखा है। सॉरी मैडम, क्या बोला था आपने, मैंने सुना नहीं। सर हम बस वही कह रहे हैं कि मतलब इसमें मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी आएगी, तो थर्ड हाउस के कारक तत्व सब भी खराब हो गए, इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब हो सिबलिंग्स गए। है तो वो भी सिबलिंग्स के साथ में सिबलिंग भी का रिलेशन भी रिलेशन खराब हो उसकी गया, वजह से खराब। खराब हो गया। ओके। हाँ। लेकिन थर्ड उसको ठीक करने का यही तरीका है कि थर्ड हाउस की कुछ एक्टिविटी करके उसको बैलेंस करना, नहीं, वैसे ही इम्बैलेंस। नहीं, अच्छा। वो एक्टिविटी तो यहाँ फिर है। सर याद है बैलेंस कैसे मैंने होगा? कहा था कि, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, देखो, अगर यहाँ 7 नंबर की राशि है तो यहाँ कौन सी है? 9वें घर में कौन सी राशि आई? एक 1 नंबर। एक आई ना। बताओ हाँ, एक नंबर का बिहेवियर क्या था? 1 नंबर वाले रिजिड। रिजिडिटी, इंस्टिंक्टिव, हम्म। काम को पूरा नहीं कर रहा हाँ। है, कोई भी काम ले रहा है उसको पूरा नहीं कर रहा है। डिजायर तो बहुत है, डिजायर का मतलब इन दी सेंस की वो चाहता तो है उस चीज को कंप्लीट करना, लेकिन कर नहीं रहा है। तो उसको करना क्या है? उसको करना क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी के रिजिडिटी। अंदर पूरी तरह से घुस जाना है। जो सामने वाला गुरु ओके। बोले वो फॉलो कर लो। अपने से बड़े जो ज्ञान दे रहे हैं ना तुम्हें शादी के बारे में, उस ज्ञान को फॉलो कर ले। नहीं समझ आया? देखिएगा, बिकॉज बहुत नाइन्थ सिंपल सा हाउस। साधन है। नाइन्थ हाउस हमें क्या बताता है? स्पिरिचुअलिटी, गुरु। हाँ, गुरु। अब ये गुरु कौन है? आपसे बड़े जो भी लोग हैं, आपको जो वो शादी के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं, आप मान लो। क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपकी शादी ओके। खराब चल रही है और सामने वाला आपसे बड़ा बुजुर्ग ये बोल रहा है भाई साहब फिर भी शादी निभा ले, क्योंकि शादी निभाने का नाम है, उससे एक्सपेक्टेशंस बंद कर दे, और आप मानने को तैयार नहीं है, फिर चलेगी शादी? फिर आएगी इमोशनल स्टेबिलिटी? कभी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, जिस घर में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है उसके सामने वाला 7वां घर देखिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप वो चीज बैलेंस कर लेंगे तो सब कुछ सही होगा। लेकिन सामने ही आपके 1 नंबर की राशि है 9th हाउस में, और 1 नंबर की राशि का मैंने आपको बिहेवियर बताया है, आप उसको रिलेट कर कर देख लो। धर्म त्रिकोण की राशि धर्म त्रिकोण में हो है, ये सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी कारक तत्व 1 नंबर की राशि का तो आपको मिलने ही वाला है। बताइए 1 नंबर की, अशोक सर 1 नंबर की राशि के और क्या क्या फंडामेंटल्स थे, क्योंकि आपके तो 9th हाउस में 1 नंबर की राशि है ना। यस सर, यस सर। हाँ। So मतलब he will have regrets later on वाई? because प्रश्न है why? because हाँ, वो because वो पीछे देख रहा है and वो then he बात, realizes that he इसका could have पीछे, इसका पीछे देखने का मीनिंग ये है कि व्यक्ति एक गाइडेंस में चला थोड़े दिन के लिए,
हम्म फिर उसने दूसरी गाइडेंस फॉलो कर ली, फिर तीसरी कर ली, फिर चौथी। अब उसको यही समझ नहीं आता है गाइडेंस कौन सी सही है, हम्म कौन एक्चुअली में सही बोलने की कोशिश कर रहा है। वो एक के पीछे ही चलना है, क्योंकि मल्टीपल गुरुज अच्छे नहीं होते हैं। हम कोई दत्तात्रेय नहीं है। ट्रू। हाँ, जिनके मल्टीपल गुरुज थे और उन्होंने हर एक गुरु से कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन आप उसमें भी सोच कर देखिए कि कितने ह्यूमन गुरु रहे दत्तात्रेय के, स्पिरिचुअल गुरुज कितने रहे दत्तात्रेय के, आपको मिलेंगे ही नहीं। आई थिंक 20, हाँ उनके 24 थे, इफ आई एम करेक्ट, आई डोंट नो। आप सर उसमें सिर्फ ये पढ़िए कि कितने ह्यूमंस हैं। हाँ, बट सर, एक नंबर, वन नंबर, बिकॉज ऑफ द इंस्टिंक्टिव नेचर, हम्म, that is, application of mind is not there. That is just है ना pure सर, emotions. प्योर। So हाँ, because of Mars, तो मार्स की एनर्जी है, तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है उसमें सर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ही उसको कंट्रोल करना है। यही तो उसके जीवन आराम। का सबसे बड़ा बैलेंस है। अगर वो सोच समझकर चीजें करना शुरू कर देना तो सब सही हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो ट्रबल देगा ही देगा। अब सोच लीजिए, देखिए, सारे लोग ये बोलते हैं जीवन के जीवन में जब शादी हो जाता है, आप सुनिएगा इसको गूढ़ विचार, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर आप देखिएगा रील्स बनाते हैं ना, रील्स बनाने के बाद वो एक ही कहानी गा रहा है, आपका वीनस जिस घर में होगा उस घर के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बोल रहे हैं। शादी होने के बाद में वीनस जिस हाउस में प्लेस होगा मेल के चार्ट में, उसको उस हाउस की एक्टिवेशन मिलता है। इज फूलिंग एक्चुअली। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपकी फ्री बिकॉज विल है। वो यस, सातवां घर आपकी फ्री विल के हिसाब से काम करेगा। आप एक बार उसकी नेगेटिव कारक तत्व जिंदगी में लाओ, फिर जहां वीनस प्लेस होगा ना वहीं पे खड्डा खुदेगा। जहां पे 2 नंबर की 7 नंबर की राशि होगी वहीं खड्डे मिलेंगे आपको। इसीलिए सेवंथ हाउस के ऊपर मेरा बहुत फोकस इसलिए भी रहता है, क्योंकि आज की डेट में जो आपके पास प्रश्न आएंगे ना, प्रश्न सबसे ज्यादा जो प्रश्न की संख्या है वो यही है, मैरिज, कि मैरिज में डिस्प्यूट है, मैरिज हो नहीं रही है, मैरिज में ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना नहीं चाहते हैं। ये ही प्रश्नों में जिंदगी घूम रही है। और उसको ये समझा पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा कि 7 नंबर की राशि और 7वां घर लस्ट का घर है। तुम वहां पर बैलेंस बनाने की कोशिश करो, जरूरत से ज्यादा चीजें मत सोचो वहां पर, क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा चीजें सोची जा रही हैं। वो त्याग का घर था, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स सर, हुआ, कहानी खत्म, तो बच्चे सेवन हुए। नंबर का पार्टनरशिप में, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड, काम जो है, इंडिपेंडेंट वर्क जो अकेला करना है, वो बहुत कम काम है। अदरवाइज यू हैव टू डिपेंड अपॉन द टीम। आपको पार्टनर पार्टनर बना के ही काम आजकल होता है। अच्छा तो चलिए, चाहे आप हाँ वैसे एक पार्टनर ना मिनट, हो, बिजनेस अब पार्टनर ना हो, या बात बिल्कुल जेन्युइन है, बात बिल्कुल हम्म, जेन्युइन है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लस्ट इज इन्वॉल्व ना। लस्ट क्या है? एक व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, उसको लग रहा है डेली 100 रुपया कमाने मेरे एफर्ट की वजह से मेरे को लग रहा है ये पूर्ण नहीं हो रहा है। तो वो 2 को लेकर आया, फिर हम्म, 200 कमाना शुरू हुआ, फिर 3 को लेकर आया, 300 हम्म, कमाना। तो यहां पर एफर्ट तो हम्म। व्यक्ति पूरा ही कर रहा है ना, एफर्ट व्यक्ति पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं समझे? मैं इसको और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेंस का अभी लेंस कार्ड का आईपीओ हुआ, लॉन्च हुआ, यस, सबको ये यस सर। लगता है कि पीयूष जी ही लेंस कार्ड के ओनर हैं। नो, ही इज नॉट। ही इज नॉट। लेकिन जिस समय लेंस कार्ड की उत्पत्ति हुई होगी उस समय वही रहे होंगे, उन्हीं की सोच थी ना वो। यस सर। फिर उनको ये हाँ। लगा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या उतना पैसा मैं जनरेट नहीं कर पा रहा हूं जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। हम्म, तो लस्ट आई ना सर बीच में, कि मुझे हाँ, दैट्स ट्रू। इतना बड़ी चीज खड़ी करनी है। अब वो बड़ी चीज कैसे खड़ी होती?
पार्टनरशिप्स के साथ में, क्योंकि यस। पहले एक व्यक्ति एफर्ट कर रहा था, मल्टीपल व्यक्ति एफर्ट करेंगे। जब मल्टीपल व्यक्ति एफर्ट करेंगे तो सब कुछ सही हो गया। लेकिन अभी भी सोचिए कि उनके वो डिजायर्स खत्म हो गए हैं, अभी भी उनकी आप स्टेटमेंट सुनिए, उनकी स्टेटमेंट्स अभी भी ऐसी है कि हमें और लाना है और लाना। ये गलत नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे ये गलत है, हम ये बोल रहे हैं कि उन इच्छाओं को किसी समय पर आकर त्यागना भी पड़ेगा। इसीलिए आप देखिएगा, सबसे बड़ा त्याग ना दौलत का त्याग है। पैसे का त्याग आज की डेट में सबसे बड़ा त्याग माना गया। क्यों? जब तक आप उस चीज का त्याग करोगे ही नहीं ना, तब तक आप वानप्रस्थ आश्रम नहीं पहुंचोगे, क्योंकि 7वें से 8वां घर क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। तो आपका जो धर्मापति और कर्मापति, अधिपति वो हो, जो वो छठा घर है थ्योरी, ना सर। वो तो हाँ, वो अभी अभी जैसे कर्म है, ये कर्म का स्थान है जहाँ पे हम 7 नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ कर्मा से कैसे है सर? क्वेश्चन ये है कि कर्मा कौन सा? कैसे है, कर्मा कैसे है? तो कर्म और ये 1 नंबर जहाँ राशि है वो धर्म है ना? हाँ, ये धर्म है, ये हाँ। धर्म है। हाँ, तो यहाँ से 7वां से 8वीं राशि, नहीं 7वां ही आठवें आ रहा से है। टू सातवां ही थ्री है सर। फोर फाइव सिक्स 7वां, 7 ही वैसे है। भी 7वां आ रहा हाँ। है। हाँ, तो ओनली ओनली फॉर करियर इट इज 8। या तो 7वीं राशि करियर के लिए, अगर इसको बैलेंस किया, 1 नंबर का रिजिडिटी छोड़ी, एरिस हम्म, के जो कारक तत्व वो छोड़े उनको उसमें, छोड़ दिया तो तो सब उसका सही होगा। पराक्रम अच्छा होगा। पराक्रम बिल्कुल अच्छा सर, होगा तो करियर अच्छा होगा। करियर अच्छा हो जाएगा, उसके डिजायर्स फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे सर, इनडायरेक्टली होना शुरू हो जाएंगे फुलफिल उसके। क्योंकि जो बंदा इमोशनली स्टेबल है ना, वही तो काम में मन लगा पाएगा। मतलब शेर, अगर वहां पे 5 नंबर की राशि शेर है, उसको भेड़ बनना पड़ेगा। ब... नहीं सर, ये मतलब नहीं हुआ। ये मतलब नहीं हुआ ऐसा। लेकिन देखिए क्या होता है ना, मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि 7वां राशि और 7वां घर अंधेरा है। अंधेरे से बाहर आपको कौन ला सकता है? यस। उसके सामने लाइट। वाला, और कोई नहीं लाएगा। आप ये सोचते यस रहिए यस। कि कोई और लाने वाला है, सामने वाले नहीं लाना है। जो आपके अपोजिट हाफ पे व्यक्ति है ना, वही अंधेरे से बाहर ला सकता है आपको। इसका मतलब है, जितना बड़ा कार्मिक बैलेंस होगा ना अपने पार्टनर के साथ में आपका, उतनी बड़ी इमोशनल इंस्टेबिलिटीज झेलोगे जिंदगी में, और उतना ज्यादा समय लगेगा वीनस को बैलेंस करने में। हाँ, फिर इसीलिए वो लोग बोलते हैं पाप कर्तरी में है, राहु के साथ में है, केतु के साथ, भाई उससे कुछ नहीं होना है। वो एक एक्स्ट्रा रिसोर्सिस हैं। पहले आप 7वां घर तो बैलेंस करो। जैसे ही 7वां घर बैलेंस होगा, राहु के साथ शुक्र आ जाए, केतु के साथ शुक्र आ जाए, शनि के साथ शुक्र आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर चीज मल्टीप्लाई होकर जीवन में मिलेगी। पर वही नहीं हो रहा, तो फिर क्या? फिर मेंटल इंस्टेबिलिटी है, फिर वो रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बस ठीक है, जिंदगी चल रही है तब भी चल रही है, बाद में जाकर अगर नहीं मैनेज हुआ तो डिवोर्स ले लेंगे। छठा घर नहीं हो पा रहा बैलेंस मुझसे, जय माता दी, चलो कोर्ट में साइन करो, चलो हो गया डाइवोर्स। लेकिन क्या जिंदगी में वो क्या वापिस से अगर शादी कर लेगा तो भी क्या सही हो जाएगा? नहीं। उसको तब भी वो 7वां घर तो बैलेंस जिंदगी में करना ही पड़ेगा। उसको दूसरा पार्टनर भी ऐसे ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल सर, मतलब। 101%। ये हो ही नहीं सकता। कारक तत्व जो जिंदगी में लिख दिए गए घरों के, वो बदलने नहीं जा सकते हैं। फ्री विल है आपके पास में। हो सकता है सेकंड शादी के बाद में आपको ये समझ आ जाए कि नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को इस वाइफ के साथ तो सही रहना पड़ेगा अब, नहीं तो ये भी चली जाएगी। तो इसी की आई सुन। हैव एक्सपीरियंस, मैंने घर के बारे में एक्सपीरियंस किया है कि नेबर्स भी वैसे ही मिलते हैं, आप चाहे घर चेंज कर लो। बिल्कुल सर, मिलेंगे 100, क्योंकि तीसरा घर तो देखिए वैसे भी नेबर का ही है। तो अगर नेबर शादी में भी बैलेंस नहीं, मतलब चाहे आप लोकेलिटी चेंज कर लो, एक दूसरी सिटी में चल जाओ, आपका नेबर के साथ रिलेशन वैसा ही होगा। बिल्कुल 101%।
बिल्कुल सर, 101% वो चीज। देखिए, कारक तत्व आपको रिलेट करना है, बस मैं आपको रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये काम त्रिकोण सुनने में बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है बस जिंदगी के डिजायर यही कंप्लीट होंगे अब। लेकिन फ्री विल है यहां पर। आप अच्छे से नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स भी यही लाएगा। और ये मैंने बोला ना, 5 साल मुझे, ये 6वां साल है मैं काम त्रिकोण पे काम कर रहा हूं, और 7 नंबर की राशि पे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, और 7वें घर पे 9 साल हो गए हैं मुझे काम करते। स्पेशली इन्हीं हाउसेस पे काम कर रहा हूं कि नहीं, डाइवोर्स का सिचुएशन आ रहा है तो डाइवोर्स होने नहीं देना है, कोशिश करनी है कि डाइवोर्स ना हो, क्योंकि फिर उसका कार्मिक बैलेंस जो है ना, वो बच जाएगा, वो उसको अगले जीवन में भी उसको दुख देगा फिर। तो कार्मिक बैलेंस यही खत्म करवाने हैं। इसीलिए जब आपके पास में डाइवोर्सेस के लिए लोग आए, ऐसी कुंडलियां लेकर आए कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों को बैठकर काउंसलिंग करिए, बैठकर काउंसलिंग करिए कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। कुछ तुम चुप रहो, कुछ ये चुप रहेंगे, कहानी चल पड़ेगी और जीवन बीत जाएगा। क्योंकि शादी आज की डेट में कितनी उम्र में हो रही है आरती मैम? बच्चों की शादी कौन सी उम्र में हो रही है आज की डेट में? सर 30 के आसपास ही हो रही है। 30 के आसपास? ऐसा तो नहीं है ना कि बारह हम्म, तेरह साल में शादी कर दी किसी की? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा प्रारूप बताता हूं। ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 7वें घर का एक कॉमन फीचर ये है कि आज की डेट में आपको वो सेक्सुअल एक्टिविटीज बच्चों की देखने को मिल रही हैं जो नहीं देखने को मिलनी चाहिए। पहले के समय तो शादी ही 12-13 साल में हो जाया करती थी बच्चों की, तो वो एक्टिविटीज वहीं पर परफॉर्म कर लेते थे। इसीलिए जब जीवन के अंदर वो 30 साल के बाद में आए, तो वो उस चीज को छोड़ पाए, वो उतने ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे, तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना उनको ज्यादा आसान हुआ। आज की डेट में वो एक्टिविटीज जो है वो इलीगल टाइप की हो गई, चाहत अभी भी रह गई, पार्टनर बाद में आया, पहले ही चीजें कंप्लीट हो गई हैं, अब वो पार्टनर से जो सेटिस्फेक्शन का रेट ढूंढ रहे हैं वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा है। पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, पार्टनर में वो प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं जो कारक तत्व है वो समय के साथ बदलेंगे, आपको ये चीज भी देखना है कि शादी व्यक्ति की कब हुई। दूसरी चीज ये भी देखना है कि जब आपके पास कभी ऐसा कोई केस आए कि वो ये कहे कि नहीं सर मेरी मैरिज सही नहीं चल रही है, तो उससे पूछना भाई साहब कितने साल हुए तेरी शादी को? वो बोलेगा सर हार्डली 2-3 साल हुए हैं। उसको बोलना यार 5 साल निभा ले, 6 साल निभा ले, उसके बाद मैं तेरे से पूछूंगा कि ये शादी सही चल रही है या नहीं चलेगी। क्योंकि शुरुआत में ही दिक्कत है, बाद में तो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी आना है। जीवन का चक्र है ये कि व्यक्ति को 5 साल शादी में निभा लो एक बार, उसके बाद सामने वाले का नेचर भी समझ आ जाएगा, अपना नेचर भी उसके सामने समझ आ जाएगा, पता लग जाएगा इसको ये चीज भी सही नहीं लगती, वो चीज सही नहीं लगती है, तो काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। शुरुआत में 1-2 साल में ही शादी को बैलेंस करने में दिक्कत आती है। तो यू हैव दी फ्री विल कि आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर योर ड्यूटी इज कि अगर आपके पास कोई 1-2 साल का ऐसा कपल आ रहा है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, आप उसको ये मत बोलना कभी डाइवोर्स ले ले भाई। उसको समझाना पड़ेगा, कंसल्टेशन ये देने पड़ेगी कि तेरा कार्मिक बैलेंस है यहां पर, इसको बैलेंस करना सीख ले। अदरवाइज आने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति भी होगा ना, तो भी तेरी जिंदगी इससे भी बदतर हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लस्ट भी है। मेरे को कभी 7वां घर प्यार वाला लगा ही नहीं है, टिल डेट आज तक नहीं लगा। बीवी से कभी प्यार होता है, हस्बैंड से कभी प्यार होता है, अगर होता है तो किस उम्र तक हो सकता है? आप सारे मैच्योर हैं, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। कितने समय तक पत्नी और पति में प्यार हो सकता है? अब ये जवाब मत देना जीवन भर। बताओ अशोक सर, कितने समय तक हो सकता है?
आरती मैम कितने समय तक हो सकता है? I look at it as a क्या बोलते हैं, ड्यूटी, ड्यूटी। अब प्यार नहीं है ना फर्ज, सर? नहीं नहीं, फर्ज। मेरा 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 सिर्फ हाँ, क्वेश्चन ये है कि बस। ये प्यार है या अब नहीं अब है? अब 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 ये जो लव जो है, व्हाट हैपेंस इज दैट जैसे ही वो रियलिटी सामने आती है आपकी, जब तक आप ब्लाइंड हो, तब जब तक तक सही है। आपको अवगुण अवगुण नहीं पता है, तब तक प्यार है। तब जहां जहां पे अवगुण पता चले और आपने एक्सेप्ट नहीं किए, तो फिर मुश्किल है। अरे सर, मैंने अभी आपको सातवें घर और सातवें नंबर की राशि का एक कारक तो अंधेरा बताया ना। हाँ हाँ, जब तक जब अंधेरे तक में रहेंगे आप तब तक अंधेरे प्यार में है। हैं, तब तक सब सही है। जब अंधेरे से बाहर हाँ। निकलेंगे, तभी तो समझ आएगा कि यस। भाई साहब वो लव है ही नहीं कहीं पे एंगल में। हाँ यस। इट जस्ट अ तो कॉम्प्रोमाइज, इट जस्ट अ एडजस्टमेंट। हाँ, मैंने उसको थोड़ा सा और रिफाइंड करके कहा कि भाई, सिंस आपने वोट्स लिए हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो यू आर ट्राइंग टू नॉट ब्रेक द प्रॉमिस। एक या फर्ज है, एक ड्यूटी है निभाना। बिल्कुल निभाना है। और अगर आपने वो कर लिया, तो जहां पर भी सात नंबर की राशि आएगी, जिस जिस घर में, किसी भी घर में आए, वो चीज आपकी जिंदगी की बैलेंस हो जाएगी। अदरवाइज वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और जहां पर शुक्र की प्लेसमेंट आएगी, क्योंकि सात नंबर की राशि शुक्र भी बताती है, तो जहां पर आपके पास शुक्र आएगा, वो किसी भी हाउस में आ जाए, वो वहां के कारक तत्व भी आपको नेगेटिवली मतलब देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज भी जरूर देखिएगा इस चीज को, कि आपके पास कभी जब क्लाइंट आए, जब हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, तो ये जरूर देखना है आपको कि शादी हुए कितने समय हुआ व्यक्ति का जब वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आया, और वो इस विचार में है कि मेरे को डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो आपको, क्योंकि आप समाज के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब मुझसे ज्यादा जीवन देखा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को आप जरूर ये कंसल्टेशन दें कि भाई साहब, प्यार होता ही नहीं है मैरिज। एक्सपेक्टेशंस को मारने के लिए ही आपकी शादी हुई है, क्योंकि सातवां घर मारक है, सातवीं राशि मारक है। तो उस व्यक्ति के साथ में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उसको मार दीजिए। तुम नहीं मारोगे तो तुम मर जाओगे। ये मेरी बात में क्लैरिटी आई कि नहीं आई? कि सातवें घर को, सातवीं राशि को मारक ही क्यों गिन रहे हैं हम? यस, क्यों आरती मैडम, सही नहीं है? सही है सर। हाँ, तो सर अभी शादी एक ना। केस हाँ, देखा था हमने, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अ, उनकी लव मैरिज हुई थी एंड दैट आल्सो इंटरकास्ट, सबसे फाइट करके उन लोगों ने मैरिज करी। एंड आफ्टर 19 इयर्स ऑफ मैरिज हम्म। अब वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं। मतलब इट वाज रियली शॉकिंग कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब इतना अरे आप, लोगों ये से तो लड़ फिर भी, झगड़ के शादी करी और अरे मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छी मुझे ना रिमाइंड कराया, मैं उन लेडी का नाम भूल गया। मेरे पास एक चार्ट है, आप बिलीव करेंगे, वो लेडी की उम्र है 57। हम्म, हस्बैंड की उम्र है 62। उनके दो बच्चे हैं। एक लड़के की उम्र है 24 और लड़की की उम्र है 28। और हस्बैंड ने उसको बोल दिया है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। अच्छा, हाँ जी। ये मेरे पास रीसेंट ओके। केस है, मैं उनका नाम भूल गया। और मैंने जब उनका जनरली मतलब, हाँ, इस एज में तो एक्चुअली तो कोई कंपेनियन ढूंढता है कि चलो कंपनी रहेगी और हाँ, यहाँ उल्टा हो रहा है ना, अ, कि एट द हाँ। एज सर ऑफ, एक्चुअली और वो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि यू नो मेंटल कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या हम्म। होगा अगर उसमें डिफरेंस हुआ कि एक उतना एजुकेटेड और उतना क्वालिफाइड नहीं है, हम्म। और एक में तो जहाँ तो वो विचार अपने नहीं शेयर करते हैं, तो जस्ट एक गुजारा है। अभी वो लेडी की रिक्वायरमेंट है मनी। ओके, शी वांट नो सिक्योरिटी। नो सर, आप अब गलत जैसे ले रहे अभी हैं। नहीं अभी नहीं, आप अभी गलत ले अभी रहे हैं। अब जैसे धर्मेंद्र है,
हिज कंडीशन वाज दैट आई विल गेट, हेमा मालिनी से साथ जब उसकी शादी हो रही थी तो हम्म। उसने एक कंडीशन रखी थी कि आई विल नॉट डाइवर्स माय फर्स्ट वाइफ। या। ओके। तो अब ये है कि जहाँ पे दोनों का करियर है, हस्बैंड का भी है, वाइफ का भी अपना करियर है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड वन कैनॉट टॉलरेट अदर्स हैबिट्स एंड वे ऑफ, उसका जो वे ऑफ लाइफ है या स्टाइल ऑफ लिविंग है, तो वहां पे जब मनी सिक्योरिटी नहीं है देन दे गो डिफरेंट पार्ट। नहीं और नहीं जहाँ पे लेडी डिपेंडेंट है सिक्योरिटी के ऊपर, और एक केस आया अभी हाई कोर्ट का, आज न्यूज़पेपर के अंदर एक थी, एक हम्म। आदमी ने अपनी इनकम छुपाई हुई थी। ही हम्म। वॉज ए बिल्डर। हम्म। हिज टोटल इनकम वाज 1083 करोड़ इन अ ईयर, ओके। एंड उसने छुपा दिया कोर्ट से। और कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यू विल पे 50,000 रुपीज पर मंथ एज एलिमनी एलुमनी। फॉर ओके। मेंटेनेंस। हम्म। अब उसको, कोर्ट को जब ये पता चला कि इसने छुपाया है, तो अभी उसको इंक्रीज कर दिया 7 टाइम्स। ओके। सो मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जहाँ पे सम डाइवोर्सेस टेक प्लेस, सर सर कि मेरी प्रॉपर्टी का मेरी शेयर मिल जाए। मेरी एक बात सुनिए। मैंने अभी आपको 7 नंबर की राशि और 7वां घर क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले ही। जब मैंने क्लास शुरू किया था तो लस्ट, मैंने बोला था ये लस्ट है। लस्ट, डिजायर। हाँ, इट डिजायर। मीन्स बाय कि अगर सेवंथ हाउस होप लस्ट। इम्बैलेंस होगा तो लस्ट ही आएगा। और क्या आएगा बताइए आप। अब उसके बाद क्या बच गया है? कुछ भी नहीं। तो व्यक्ति किसी भी लेवल तक जाएगा, फिर वो एथिकल इनएथिकल नहीं सोच रहा, क्योंकि हम 7वें नंबर की राशि को एथिकल नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं एथिकल हो चाहे इनएथिकल हो, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। दूसरी बात जो आपने ये मेंटल इनकम्पैटिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी के बारे में बात की, तो देखिएगा, जब मैं आपको सर्वाष्टक वर्ग पढ़ाऊंगा ना इसी के अंदर, तो एक रूल है। वन रूल इज, पहले के समय में कुंडली मिलान नहीं किया जाता था। पहले के समय में हॉरोस्कोप्स नहीं मिलाए जाते थे शादी करने के लिए। सिर्फ एक पॉइंट को देखा स्वयंवर। जाता था, चंद्रमा और चंद्रमा की प्लेसमेंट दोनों हॉरोस्कोप में कैसी है, बस खत्म। अब राम भगवान और उनका तो स्वयंवर हुआ था, वेर सीता हैड दी हाँ, चॉइस टू सिलेक्ट। या। तो सर पहले नहीं मिलाते थे ना, पहले कोई हॉरोस्कोप थोड़ी मिलाए जाते हैं। ये तो चलन अब चला है कि हॉरोस्कोप मिलाना है। मेरी शादी जो है बिना हॉरोस्कोप मिलाए हो गई। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि हॉरोस्कोप मिलाना जरूरी है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि भाई साहब, यू हैव द फ्री विल टू एडजस्ट टू अ सेवंथ हाउस और सेवंथ राशि। और मेरी वाइफ आज भी पूछती है कि जब आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दिया और टाइम दिया, सब कुछ दिया, उस दिन हमारे यहाँ पे पंडित जी आए थे, वो तो बोलते हैं यार तुम्हारी कंपेटेबिलिटी ही नहीं है, तो तुम्हारी शादी कैसे हो गई। दूसरी, कि नाड़ी दोष है और उसके बावजूद ही तुम्हारे बच्चा कैसे हो गया। तो मैंने उसको एक ही जवाब किया था अपने पंडित जी को। मैंने बोला सर, 7वें नंबर की राशि और 7वां घर बैलेंस करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा कारक तत्व होना चाहिए। जिस दिन आप वो कर लेंगे ना, परमात्मा भी देख रहा है। परमात्मा भी देख रहा है सामने आपको वहां पर, अगर वो सच में एग्जिस्टिंग है, कि सामने वाली लड़की को जब आप दूसरे के घर से अपने घर लेकर आते हो तो उसके साथ कैसा बिहेव करते हो, क्योंकि वो आपके भरोसे आती है। और उसके ग्रह भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके जीवन का जो आचरण उन्होंने 20-22 साल जीवन में, 25 साल अपने घर में फॉलो किया होगा संस्कार के अकॉर्डिंगली, तो वो मेरे घर में भी वो संस्कार देने आएगी। उसके संस्कार सही होंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, उसके संस्कार गलत होंगे तब भी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आपके पास तो फ्री विल है ना, कि आप उसके साथ कैसे रहोगे। और यहीं पे ही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है, कि ये जो हॉरोस्कोप मैचिंग वाला सब कुछ हिसाब किताब चल रहा है ना, ये पैसा बनाने की एक विधि हो सकता है। क्योंकि डिजायर्स की कोई क्वांटिटी नहीं है, इसको आप लिमिट कभी कर ही नहीं सकते। और जब दूसरे के साथ में आपके डिजायर्स आ जाए ना और उसकी क्वांटिटी आ जाए, फिर वो अनलिमिटेड हो जाता है।
फिर वो कभी खत्म नहीं होता। मेरी वाइफ को ये बनाना आना चाहिए, मेरी वाइफ को सिलाई और कढ़ाई का काम नहीं आता है, अच्छा मेरी वाइफ को ये रिपेयर करना क्यों नहीं आता है, मेरी वाइफ सुबह जो है वो 5 बजे क्यों नहीं उठती है। मतलब वो मल्टीपल फैक्टर जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी देखना चाहेंगे तो वो सातवां घर फिर नेगेटिविटी ही दिखाएगा आपको, पॉजिटिविटी दिखा ही नहीं सकता वो, कैसे दिखाए बताइए आप। ये इसीलिए मैं ये 3 7 11 का जो त्रिकोण है ना, मैं कह रहा हूं जीवन आप इसके अंदर अगर व्यतीत करना शुरू कर दें, तो मैं कह रहा हूं आप वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आपको ना 159 देगा, ना 4812 देगा, हम्म, किसी को भी देख लीजिए ना 2610 देगा। मैंने ऐसे ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं ना सर, जिनके अंदर योगा ही नहीं है पैसे का, 1% योग नहीं था पैसे का। वाइफ आई, वाइफ के साथ वो सही से रहना शुरू हुए, मेरी गाइडेंस फॉलो किया, माला माल हो गए। उनको ये समझ नहीं आया पैसा आया कहां से मेरे पास फिर, जब योग नहीं है। हर पंडित बोल रहा है भाई साहब ये तो पैसे नहीं होने चाहिए तेरे पास, पैसे कैसे आए, बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया तूने। होता है, क्योंकि 3 7 11 में आपके पास फ्री विल है, इसके अलावा कहीं फ्री विल नहीं है। एवरीथिंग इज बी डिसाइडेड बाय द नेचर, वो नेचर डिसाइड करती है वहां पर सब कुछ आपके लिए। तो इतना भी समझ आ गया ना, और आपने इतना भी सामने वाले को समझा दिया, तो आप पता नहीं कितने डाइवोर्सेस को प्रिवेंट कर पाएंगे और अपने जीवन को भी सही कर पाएंगे। मैं आपसे छोटा हूं, मुझे पता है कि मैरिड लाइफ जो है ये सबसे बड़ा टास्क है, इसको मैनेज करना। जरूरी नहीं है कि सबके अच्छे ही चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का चंद्रमा खराब है, मैक्सिमम लोगों का मून खराब होता है, अच्छे हाउसेज में प्लेस नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसीलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एक कहानी ये भी गाते हैं, जिनका चंद्रमा खराब है वही एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आते हैं। भाई साहब ऐसा होता तो इस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 120 करोड़ों का चंद्रमा मिलेगा जो खराब ही होगा, फिर वो सारे एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सारे पंडित ही बन जाते। जैसे जैसे आपने बताया कि चंद्रमा जो है इज द फास्टेस्ट प्लैनेट अराउंड द प्लैनेट अर्थ, ऑन दी मूविंग अर्थ, प्लैनेट अराउंड द अर्थ। तो तो फास्टेस्ट मूविंग मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी है कि खराब ही आएगा। बिल्कुल खराब ही है। हाँ, तो मतलब वो तो क्योंकि मतलब बेवकूफी वाली बात है हर जो वो 15 दिन बोल रहे में पूर्णमासी अमावस हो रही है। और हैं। अभी तो सर पंचांग की डील वो नहीं किया हमने। मैं आपको बिल्कुल। मैक्सिमम लोगों के जो डाइवोर्स होते हैं मैंने ये कोटेड किया है अपने उसमें, अपने सर डायरी एक में एक कोट किया एक है। कारण तो एक कारण तो मैं आई एग्री विद यू कि मून खराब होगा तो मैरिज का ये है। other other aspect can be what do you call karmic also. Okay. कार्मिक, हाँ वो हम सर डील करेंगे, वो चीजें डील करेंगे। नॉन नेसेसरी बिकॉज ऑफ द मून प्लेज इन द बैड हाउसेज और इन राहु केतु नक्षत्र नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज समझा, बिकॉज मैं मार्स एक नहीं बिकॉज नहीं, मैरिज का जहां तक मैंने कहीं पढ़ा था कि वीनस एंड बृहस्पति ये दो प्लैनेट हैं जो भी कंट्रोल करते हैं नहीं आपकी सर, मैरिड लाइफ। ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता ना अच्छा। सर, ऐसा होता ना। आप मुझे ये बताइए कि प्लैनेट भी तो एक एनर्जी ही होगा, यस एक एनर्जी ही है। तो जब जब एनर्जी का रूल ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इट मीन्स बाय अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिव भी है वो एनर्जी, तो आपके पास फ्री विल है ना उसको चेंज करने का। यस तो इसका मतलब है अगर वीनस खराब है तो आपके पास फ्री विल है उसको चेंज करने का। जुपिटर अगर खराब है यस यू हैव द फ्री विल टू चेंज, क्योंकि वो एनर्जी के हिसाब से आपके हॉरोस्कोप में काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जुपिटर तो यहां मैंने भी नहीं देखा है। बट बट सर ये जो normally when things are hidden from you at the time of marriage, because people always want to show their good faces, वो अपना गुड साइड ही दिखाते हैं। तो दैट जो चीटिंग होता है या सर that is also there, सर that सर is because सर of which आई एम वो आई एम planets। आई एम फोकस्ड ऑन कि सातवां घर अंधेरा ही है, आप अंधेरे में हाँ ही तो जा अंधेरे रहे हैं। हैं। हाँ जब आप यस जा यस ही यस। अंधेरे में रहे हैं तो उजाला आपको ही लाना है, सामने वाला अंधेरा ही देगा आपको।
आप उजाला लाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट। दैट्स हम्म, व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव द फ्री विल टू चेंज दैट सेवंथ हाउस कारक तत्व और सेवंथ राशि कारक तत्व करेंगे। correct. अब इसमें प्रॉब्लम बस एक है, प्रॉब्लम ये है कि सातवीं नंबर की राशि तो किसी और हाउस में भी हो सकती है। तो आप सातवीं राशि को तो बैलेंस नहीं करेंगे ना, उसके अपोजिट वाले घर के अंदर जो राशि है और उसके जो कारक तत्व उस हाउस के हैं उसको बैलेंस करना है। लेकिन सातवें हाउस को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना इनडायरेक्टली, साथ साथ में। इसीलिए इतना समय सर, मेरे को लगता है मैंने कभी किसी क्लास में किसी भी एक भी टॉपिक आप इन 3 7 11 के बाद मेरे से नहीं पाएंगे जिसमें मैंने बात करूंगा इतना लंबा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद सूत्रों की, और इसके बाद एडवांस सूत्र जो राशि से रिलेटेड है मैं उनको लिखाऊंगा और आपको एक एक जगह पर उसको बताता चलूंगा, आप वो खुद कोट कर लेंगे। लेकिन इस पे मैं इसीलिए वर्क कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है लोगों अब की जैसे संख्या धनु, इतनी ज्यादा है, यस सर, वो जैसे खत्म धनु ही नहीं हो लगन रही। के लिए सर, धनु लगन के लिए 7 नंबर राशि डिजायर्स में आ जाती है, तो हम्म, अंधेरा वहां आ गया। आ गया ना सर। तो बेसिकली तो उसको बैलेंस जो है वो 5th हाउस से करना पड़ेगा, मतलब फिफ्थ हाउस के जो कारक तत्व है उससे बिल्कुल करना सर, पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर। तो वो अब इसका मतलब है बच्चों के साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, बच्चों का पालन यस, पोषण अच्छे से करना पड़ेगा, बच्चों की बातें अच्छे से, और करेक्ट। अपने अंदर ही बचपना लाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले खुद बचपन में जाओ भाई साहब। तुम मैच्योर भी हो गए फिर भी चलो, बचपने जैसा ही बिहेव रखो। लेकिन ये सर सुनने में बहुत अच्छा है, लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जिंदगी के आपने भी बहुत साल देखे, हमने भी बहुत साल देखे। इट टेक्स यस इयर्स सर, टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर हाउस। ये वेरी होना डिफिकल्ट, है। यू मे डू इट फॉर अ शॉर्ट पे। वो क्या होता है कि सर, you like you said last class कि मैं you have trained your mind, even बिल्कुल, even if you आई हैव ट्रेन control माई it, माइंड। and हाँ, so माइंड को आपने ट्रेन किया, लेकिन एक ऐसा पल आएगा that you will forget that training, और वो आप नेचुरल उसमें आओगे। ठीक है, तो मतलब आप रेमेडीज कर रहे हो, लेकिन एक पल आएगा, एक टाइम आएगा, गॉड इज टेस्टिंग यू तो नहीं कहीं ना मैं कहीं। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, नहीं सर ऐसा नहीं हो। मैं वैसे वो साधना से आप उस कारक तत्व को जला भी सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक मैं अभी बात को लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उस लेवल तक आप पहुंचने में समय लगेगा। यस अदरवाइज सर, मैं आपको बता देता कि ये भी चीज हो जाता है कि आप कर्मा भी डिलीट कर सकते हैं अपना। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी है कि आपको इसी जीवन में भुगतान करना पड़े, आप उसको डिले कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि डिले ही करना है, आप ये भी कर सकते हैं कि वो जली जाए, वो आए ही नहीं कि कभी जीवन में आपके। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ओके। हाँ, पर वो उसके लिए बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ एफर्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो जिसके अंदर आपको उतरना पड़ेगा, जिसमें तामसिक भी होती हैं, कुछ सात्विक भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तामसिक ही हैं, सात्विक प्रैक्टिसेस से भी आप उस चीज को जला सकते हैं। एक सेकंड के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा गया कहाँ वो। जस्ट वेट। आपको बहुत बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूँ अभी। बड़े ध्यान से अभी हमने जो सारी चीजें पढ़ी ना, आप उसको एक बार रिलेट करना यहाँ पर। अभी दिख गया। यस सर। हाँ, अब मेरे से चला गया। ये जूम में पता नहीं क्या हो रखा है इसको।
भाई साहब, चले। अच्छा, शादी का प्रॉमिस कैसे चेक करते हैं वो याद है? मेरी आवाज आ रही है ना? ऐसा तो नहीं आवाज ही यस चली सर। गई? वो सर भाव प्लस भावेश प्लस प्लस प्लैनेट इन कारक। दैट 20 सर। चलिए, प्लस कारक। ठीक है। तो कारक इज अभी वीनस ये एंड अंबानी राठौर जी का एक हॉरोस्कोप है 1989 का। तो उम्र अभी कितनी हो गई होगी? ओके 11 प्लस 25 36। ठीक है। तो भाव बताइए, भाव में कौन सी राशि आई? 7 नंबर की, किसको भाव रिप्रेजेंट कर रही है? शुक्र को। शुक्र को। यस सर। ठीक है जी। तो बताइए शुक्र की वैल्यूएशन कितना लिखा है? -4 ठीक है, -4 प्लस प्लस भावेश -4 अगेन, एंड द 4 कारक 4 ओके। कारक माइनस इज अगेन भावेश एंड -4 इक्वल टू -12 हो गया। -12। माइनस बताइए इनकी शादी कैसी जा रही है? बहुत मुश्किल तो है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि इनकी शादी कैसी जा रही होगी? एट प्रेजेंट में इनकी शादी कैसी जा रही होगी? तो आप इनका प्रेजेंट नहीं देखे ना, आपने तो प्रॉमिस देखा, प्रेजेंट नहीं देखा ना। लेकिन इससे एक चीज समझ आ रही है कि इनके अच्छा मैरिड लाइफ में अंधेरा है। यस सर। राशि 7 नंबर है, 11वां राशि 5 है। 7 नंबर की 7वें घर में है। यस सर। अब ये लेडी ऐसी है, ये अपने हस्बैंड्स के से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना, इसको इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और इसका हस्बैंड आज की डेट में 35 लाख पर एनम कमाता है, फिर भी इच्छा खत्म नहीं हो रही। बिकॉज राहु इसका 11th हाउस में नहीं डिजर्ट नहीं, में। नो नो नो, तो वो कारक तत्व लेना ही नहीं है। हमने हमने प्लानिटरी कारक वो नहीं तत्व लेना। कुछ भी नहीं लेने हैं। मैं सिर्फ ओके सात सर। नंबर का ही आपको बिहेवियर दिखा रहा सात हूं यहाँ नंबर पे हाँ। आपको, बिहेवियर हाँ, कि तो वो उसकी अंधेरे में डिजायर्स लेकर जा होता रहा है, और हमारे पास शुभता अशुभता के अकॉर्डिंगली और अंधेरा बढ़ गया। तो इनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, है। यस सर। क्योंकि उनके अपोजिट हाफ से उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो मेरे पास कंसल्टेशन में है, मैंने इनको एक ही चीज बोला है। मैंने बोला मैम एक चीज मुझे बताओ कि आपकी मैरिड लाइफ ट्रबलिंग होने का मेन रीजन क्या है? तो इन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं। मेरे हस्बैंड तो 1 नंबर का मेरी, लगन है। एक नंबर का लगन है, मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये अपनी बातें लगातार बदलते रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 1 नंबर की राशि का स्वभाव क्या है लगन में आने पर? बदलाव। किसमें बदलाव आ रहा है यस बार सर। बार? व्यक्ति में बदलाव आ रहा है। तो बताइए इसको क्या रेमेडी देनी चाहिए थी मेरे को? कि शुक्र महाराज का जप करो? मैंने नहीं सिंपल नहीं। एक चीज बोला है, मैंने शादी बचानी है ना, तो एक ही काम करना पड़ेगा, खुद को ही बदल दो। खुद को बदलो, सामने वाला खुद बदल जाएगा, या आप उसकी नेगेटिविटीज देखना ही बंद कर दोगे। तो ये मुझसे 2.5 साल पहले आए थे कंसल्टेशन लेना, ठीक है। अभी तक
जब भी मैं इनको 6-8 महीने में ट्रैक करता हूं, तो मैं इनसे पूछता हूं अभी लड़ाई तो नहीं करते आप लोग? तो बोलते नहीं सर। अब जब भी लड़ाई का थॉट आता है तो आपकी बात पहले आ जाती है याद, कि नहीं लड़ना ही नहीं है, एक दूसरे को इग्नोर कर दो, उस समय अलग अलग रूम में चले जाओ, बात करना बंद कर दो, दूसरे के साथ एडजस्ट कर लो, अगर वो बोल रहा है अभी तो तुम मत बोलो। हो गया ना बैलेंस? कोई रेमेडी लगा यहां पर? कोई पैसा लगा किसी का? मैंने कोई पैसा खर्चा कराया? कुछ नहीं। क्योंकि फ्री विल है ना व्यक्ति की, सातवें घर को बैलेंस करना। ये मेरी बात याद आई अभी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो सारी चीजें पढ़ाई, कि यू हैव दी फ्री विल टू एडजस्ट टू अ सेवेंथ राशि और दी सेवेंथ हाउस। उन्होंने मेरी बात मान ली। 2.5 साल से जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। फिर मैंने उनको बूस्टर दिया। अब बूस्टर तो देना पड़ता है ना, लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं कि कोई रिजल्ट आएगा। तो मैंने उनको क्या बूस्टर दिया होगा? मैंने उनको सिंपल ये कहा, मैम आप ऐसा करिए, एक 13 मुखी का रुद्राक्ष लेकर आओ और हस्बैंड को पहना दो, गिफ्ट कर दो। अपने हस्बैंड को 13 मुखी का रुद्राक्ष गिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि इस लेडी के सातवें घर का शुक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है। और आज की डेट में इसका शुक्र कौन है? इसका हस्बैंड। तो इसके हस्बैंड की बॉडी में से शुक्र के जो नेगेटिव कारक तत्व थे, वो हमने बैलेंस करने के लिए 13 मुखी का रुद्राक्ष उसको पहनाया। क्योंकि 13 मुखी का रुद्राक्ष शुक्र की समस्या को सही करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मैंने इसको नहीं पहनाया, पर वो मुझे ये कह रही है कि मुझे तो दिया नहीं आपने, ये बोल रहे हो कि 13 मुखी का रुद्राक्ष हस्बैंड को देना है। तो मैंने बोला आपको देकर कोई लाभ नहीं होगा, उनको दे दूंगा तो लाभ हो जाएगा। तो बाद में ये हुआ कि इनके हस्बैंड की जॉब चली गई। अब उन्हें फिर मुझे फोन आया कि सर उसको डालने के बाद तो जॉब चली गई। मैं कोई बात नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच, 1 महीने 1.5 महीने का समय दीजिए, हम फिर बात करेंगे। उसके बाद उनका जॉब जो, मैं पहले की बात बता रहा हूँ वो, ठीक है, पहले उस समय उनका पैकेज हुआ करता था 23 लाख पर एनम, एंड एट प्रेजेंट इज 35 लाख रुपीज पर एनम। 1-1.5 महीने के बाद वो हो गया। फिर उनका फिर वापस फोन आया, यू आर अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। मैंने कुछ भी नहीं किया। आरती मैडम सर मैंने किया कुछ ना किया सर। था? सर आप, हाँ सर, सर आपने ही तो किया, आपने पूरा एनालाइज करा और फिर बस यही किया, जो इससे रेमेडी ज्यादा थी कुछ। वो अरे रेमेडी उनको क्या दी थी रेमेडी मैंने? बताए। पहली मेन रेमेडी क्या सर दी थी जो भी उनको दी थी वो बताइए। प्रॉपर गाइडेंस था ना, जो भी था हम्म, तो मैंने वो अभी ही, आपको, वो चीज मेन थी। हाँ वो चीज मेन है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी ये ड्यूटी बनती है ना, कि जब आप सामने वाले का हॉरोस्कोप देखो तो उसको सही गाइडेंस देनी है, क्योंकि वो आपसे सही गाइडेंस लेने ही आया है। वो मेरे पास आए थे, ये शादी सही नहीं चल रही है, शुड आई टेक अ डाइवोर्स? तो मेरे को बोल देना चाहिए था ना डाइवोर्स ले लो। क्योंकि वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड है, और मैंने सर एक देख भी लिया क्वेश्चन है कि उसकी पूछूं मैं? जीवन खराब है। हाँ 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 बिल्कुल। सर अगर ये चार्ट आता और ये लेडी ये पूछती हम्म। कि मेरी शादी होगी क्या, आई मीन हाँ। इन ट्वेंटीज में आके अगर पूछती कि मेरी शादी होगी क्या, तो शादी। शुक्र का तो मतलब अगर प्रॉमिस चेक करेंगे तो -12 आ गया। नहीं, शुक्र का तो नहीं आया। भाव, सर जो भावों प्रॉमिस कारक चेक से करेंगे, रिलेटेड हाँ मैरिज का प्रॉमिस हाँ, खराब आया। -12, हाँ हाँ। हम्म, तो -12 मीन्स मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया कि शादी नहीं होगी। मतलब उसको फिर क्या बोलते थे अपन नहीं, कि आपकी शादी नहीं होगी, या फिर शादी और का अगर प्रॉमिस हो गई वीक फिर है। इनकी शादी तो हम ये कहेंगे ठीक है। इनकी तो शादी का प्रॉमिस बहुत वीक है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, जिनकी लोगों के सर शादी, -12 तो बहुत ही वीक हो गया ना, मतलब फिर भी हो गई शादी लेकिन तो। शुक्र कंट्रीब्यूशन -4 है ना, एज एन कारक तत्व। मैं ये आगे आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मैंने नहीं पूछा इनसे, लेकिन मेरा मानना है कि इन लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप रहे होते हैं। ओके।
बस। और मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक कहानी पढ़ाई थी कि शुक्र खराब होने का मतलब सिर्फ शादी खराब होना नहीं होता है। शुक्र खराब होने का मतलब हम्म। ये है कि उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, बाद में जब उनकी शादी होती है तो परेशानियां चलती रहती हैं लेकिन शादी बनी रहती है। अगर मेरे शुरू के ओके। लेक्चर्स आपको ध्यान हो तो। हाँ सर, मतलब सर एक बिजनेस वाला लिया था ना आपने एग्जाम्पल, तो उसमें हम्म। फिर यही था कि उनका भी शायद -10 या -12 आ रहा था हम्म। प्रॉमिस बिजनेस हम्म। के लिए। तो वही सजेशन दिया था आपने कि बिजनेस नहीं करना है। नहीं करना है। तो अब जैसे इनका भी जैसे शादी का प्रॉमिस -12 आ रहा है, हम्म। तो अब ऐसा आ रहा है सजेशन ना तो नहीं मेरे दे पास। सकते कि शादी नहीं करना मेरे है। पास आते ना, मेरे पास आते। मेरे पास शादी से पहले आती हाँ थी ये लेडी। तो मैं इससे सबसे पहले ये हाँ। पूछती कि मल्टीपल अफेयर हैं तुम्हारे। हम्म। तो मैं इसको यही ओके। यही गाइडेंस करता ना कि तुम अफेयर्स करना बंद कर दो। हम्म। तो शादी हो तुम जाएगी। तो तुम्हारी शादी। यही सिंपल सा लॉजिक ओके। लगाना है ना कि सातवां घर बैलेंस करना है। हाँ हाँ हाँ। यू हैव द तो फ्री विल। मैं उसको, ओके, तो फिर वैसा हो सकता है कि मे बी शी इज नॉट हैविंग एनी अफेयर, दैट इज वाई उसकी शादी हो गई। मतलब मेन क्वेश्चन हमारा यही था कि इतना इतना मतलब -12 का प्रॉमिस है तो भी ऐसे कौन सा योग था कि इसकी शादी हो गई। मेरा मेन क्वेश्चन वही था कि मैडम प्रॉमिस शादी तो डिलेड हो नहीं है गई। ना एकदम। शादी बहुत डिलेड हो गई। ओके। हाँ। शादी आसानी से नहीं हुई। इसका मतलब ये हम्म। होता है कि ऐसे लोगों के ट्रेडिशनल मैरिजेस नहीं होते हैं ज्यादातर। कुछ ना कुछ उसमें हम्म। अनट्रेडिशनल होता है। और आउट ऑफ ओके। द कास्ट होती है मैक्सिमम टाइम पे। और दूसरा ये भी होता है कि व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से मैरिज करवाता है हम्म। कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, ये करोगे वो करोगे तो मैं कर लूंगी। आप कारक तत्व देखिए ना, शुक्र के कारक तत्व इम्बैलेंस हो गए। हम्म। तो शुक्र के दो तरह के कारक तत्व हैं। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज कहा था कि सातवां घर छोड़ने का घर है, क्योंकि मारक हाउस भी है ना। तो पहले के समय के हिसाब से ऐसा होता था कि बच्चा उत्पत्ति हुआ और आप वानप्रस्थ की आश्रम की ओर को मूव किए। आपने वो वाले हैबिट्स को वापिस से अपनी लाइफ में नहीं लाया। अब कुछ और चीज में आगे बढ़े। आज की डेट में व्यक्ति वही नेगेटिव कारक तत्व बार बार जिंदगी में ला रहा है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको उस चीज से उसको रोकना है ताकि वो घर उसका बैलेंस हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ना इन अंबानी जी से ये पूछा कि आपके कोई मल्टीपल रिलेशनशिप रहे या नहीं रहे। मैंने ये चीज उनसे पूछा ही नहीं है, क्योंकि उनका जितना प्रश्न है मैंने उस प्रश्न के हिसाब से उनका आंसर दिया। पर ये पक्की बात है, इस हॉरोस्कोप को देखकर ही आप ये बता सकते हैं कि उनके मल्टीपल अफेयर रहे होंगे और वो अफेयर्स ब्रेक होते रहे होंगे। फिर एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा चीज चलता रहता है, क्योंकि मार्स इज द ड्राइविंग फोर्स इन द लग्ना। मार्स बार बार उनको फोर्स कर रहा है कि सातवें घर के कारक तत्वों को अपनी जीवन के अंदर लेकर आओ। लेकिन सातवां घर तो अशुभ है, तो अशुभता की ही चीज आएगी जिंदगी में, शुभता की चीज थोड़ी आएगी। अब बताइए आएगी? आंसर ये है कि 1 नंबर से 7 नंबर को बैलेंस करना था, 7 से 1 को बैलेंस करना था। अब मार्स सामने पहले घर में आ गया तो मार्स की ताकत बढ़ गया। सातवें घर की ताकत तो पहले ही कम नजर आ रही है हमें। तो सातवें घर के नेगेटिव कारक तत्व जिंदगी में आ गए, लेकिन लाया कौन? व्यक्ति खुद लाया। तो एज एन अ पर्सन शी इज बेसिकली कि जिसकी वजह से ही सब कुछ खराब हो रहा है। इसीलिए मैंने उसको क्या बोला, अपनी जीवन को चेंज करने का ठेका खुद ले लीजिए। एस्ट्रोलजर नहीं ले सकता है तुम्हारे लिए। तुम्हें खुद चेंज होना पड़ेगा। वो चेंज हो गई तो जीवन उसका आज अच्छा चल रहा है। वो चेंज नहीं होती तो आज भी वैसे ही, क्या पता ये इतना समय 2.5 साल का भी नहीं निकलता। पहले ही बोल देती मैं चलिए अब मेरे को नहीं रहना है इनके साथ में। ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें
देखने पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को आप देखेंगे। फिर मैंने दूसरी चीज क्या कही थी, मैंने कहा था चंद्रमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। आप इस लेडी का हाँ, चंद्रमा देखिए कौन से घर में है, 4th हाउस। और वो भी अपनी ही राशि में है। हम्म। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो है, ताकत तो नजर आ रही है, हम्म। लेकिन सर्वाष्टक वर्ग जो है, सर्वाष्टक वर्ग ने उसको वहां 24 ही अंक दिए। अच्छा। इसका मतलब सुपरफिशियली ही है वो। चंद्रमा देखने में बाहर से अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से वो अच्छे रिजल्ट देने की काबिलियत नहीं रख रहे हैं। इसीलिए पहले के समय में सर्वाष्टक वर्ग के जो नियम थे वो लोग ज्यादा फॉलो करते थे मैरिज करवाते हुए। जैसे ही चंद्रमा 28 या 28 से ज्यादा पॉइंट लेकर किसी के हॉरोस्कोप में हो, फीमेल के और मेल के में भी उतने में ही अगर वो है, तो शादी करा देते थे। क्योंकि उनको पता है दोनों की मानसिकता जो है वो एक दूसरे की मानसिकता को समझ लेंगे, शादी चल जाएगी। आज की डेट में वो मानसिकता मैच नहीं होती, इसलिए शादियां नहीं चल रही। आगे ठीक है, वो प्रोमिस खराब आ गए, एग्जीक्यूशन खराब आ गया, डिलीवरी खराब आ गई, तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर चीजें खराब होंगी। जैसे देखिए, 7वें घर के अंदर इनके 33 अंक नजर आ रहे हैं आपको सबको। अब एज एन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर ये बोलेगा कि भाई साहब 33 अंक, 28 अंक से ज्यादा सर्वाष्टक वर्ग में अगर पॉइंट हो जाए किसी घर के, वो तो बहुत अच्छे। अरे भाई साहब 7वें घर में 33 नंबर देकर बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो 7वें घर के कारक तत्व मल्टीफोल्ड बढ़ गए, तो रिलेशनशिप्स मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे ऐसे लोगों के। तो वहां पर अगर नंबर कम होते तो वो अच्छी बात होती, उनके रिलेशनशिप्स आपको मल्टीपल नजर नहीं आएंगे। ये क्योंकि आपको इसके लिए सर्च करना पड़ेगा, हॉरोस्कोप्स देखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको पता लगेगा। आपको याद है आरती मैम, ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा एक चीज। ठीक है।